Hello everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class today we will proceed with the topic of financing decision. ठीक है, तो क्लास फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये तीनों ही डिसीजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड क्लास क्योंकि जो 9 एंड 10 चैप्टर है ये एज कम्पेयर टू दी अदर चैप्टर्स ट्रिकी चैप्टर्स हैं, तो हर टॉपिक पे आपको फुल फोकस करना है ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओ. ठीक है, अब क्लास फाइनेंसिंग डिसीजन है. अगर आप वीडियो लेक्चर को अच्छे से अटेंड करते हो, पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनते हो, तो ये टॉपिक आपको 100% क्लियर हो जाएगा. क्लास फाइनेंसिंग डिसीजन होता क्या है, सबसे पहले इसको समझो. रीड जो है वो बाद में करेंगे, पहले समझो. फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है कि जब एक फर्म डिसाइड करता है कि कितना क्वांटम मीन्स क्वांटिटी, दैट मीन्स अमाउंट, कितने अमाउंट ऑफ फंड्स वो रेज करेगा, किस सोर्स से. इक्विटी शेयर से रेज करेगा तो कितने करेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रेज करेगा तो कितने करेगा, बैंक लोन से फंड्स लेगा तो कितना अमाउंट करेगा, अगर रिटेन्ड अर्निंग से करना है तो कितना करना है, डिबेंचर से करना है तो कितना करना है. यानी फाइनेंसिंग डिसीजन वो डिसीजन है किसी भी फर्म का जिसमें फर्म डिसाइड करता है द क्वांटम, द अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज. यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात कर रहे हैं. क्लास फाइनेंसिंग डिसीजन अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड यहाँ पे मैं वो हर पॉइंट कवर करूंगी. यू जस्ट हैव टू अटेंड द लेक्चर विद 100% अटेंशन. ओके, तो क्लास अब इसी चीज को रीड करते हैं. अ फाइनेंशियल डिसीजन विच इज कंसर्न्ड विद द अमाउंट और क्वांटम ऑफ फाइनेंस. मैंने आपको बताया यहाँ पे अमाउंट और वी कैन से द क्वांटम, द क्वांटिटी ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स. यहाँ पे हम सिर्फ किन सोर्सेज की बात कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म है, लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन एटसेट्रा इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन. यानी वो डिसीजन जिसके अंदर फर्म ये डिसाइड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ फंड्स उसे किस सोर्स से इशू करने, किस लॉन्ग टर्म सोर्स से उसे रेज करने. क्लास ये वो डिसीजन है जिससे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर पता चलता है. कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कि कंपनी ने कितना पैसा इक्विटी के थ्रू इशू करा है और कितना पैसा उसने डिबेंचर्स के थ्रू इशू करा है. कैपिटल स्ट्रक्चर आगे चल के चैप्टर में काफी डिटेल टॉपिक है, तो वहां आपको अच्छे से पता चल जाएगा व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. वरना मैं आपको बता दूं कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, डेट अपॉन इक्विटी. कि रेशो क्या है, कंपनी में जो पैसा है, जो कैपिटल लगी है, उसकी रेशो क्या है, उसमें कितना पैसा डेट से इशू हुआ है और कितना पैसा इक्विटी से इशू हुआ है. ठीक है क्लास, ब्रॉडली अगर हम देखें तो सोर्सेज ऑफ फंड्स की 2 कैटेगरीज है, शेयर होल्डर्स और ओनर्स फंड, क्योंकि शेयर होल्डर्स आपको पता ओनर्स होते हैं कंपनी के, और बोरोड फंड. यहाँ पे जब हम शेयर होल्डर्स या ओनर्स की बात कर रहे हैं क्लास, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं. मैं आपको पहले भी ये चीज क्लियर कर चुकी हूँ. इस चैप्टर में जब भी हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे, शेयर्स की बात करेंगे, तो वहां हम कौन से शेयर्स की बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं. तो शेयर होल्डर्स और ओनर्स फंड में क्या आता है आपका, इक्विटी कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स. इक्विटी कैपिटल क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, ये सब आपने क्लास 11 में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है. इनके मेरिट्स डिमेरिट्स सब आपने पढ़ लिया है. वही सब कॉन्सेप्ट जो है आपके 12th क्लास में भी यूज होंगे. बोरोड फंड्स में क्या आता है क्लास, बोरोड फंड्स में वो पैसा आता है जो आपने डिबेंचर्स इशू करके लिया है, प्लस अदर फॉर्म्स ऑफ डेट्स, जैसे आपने बैंक से लोन लिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है. तो क्लास ध्यान से समझो, ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो हमने डिस्कस करा. अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फाइनेंसिंग डिसीजन में डिस्कस करनी है. पहले बस आप इस चीज को दिमाग में रखो कि ये वो डिसीजन है जो ये बताता है कि फर्म जो है वो कितना अमाउंट ऑफ फाइनेंस रेज कर रहा है अलग अलग सोर्सेज से. ये डिसीजन हमें कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का बताता है. कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी. कितना पैसा डिबेंचर इशू करके आया है, कितना पैसा इक्विटी इशू करके आया है.
दो मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, शेयर होल्डर्स और ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। शेयर होल्डर्स और ओनर फंड्स में आता है इक्विटी कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड आपके बोरोड फंड्स में आते हैं क्लास डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट्स। इज दैट क्लियर क्लास? अब आगे चलते हैं, इसी डिसीजन के बारे में और स्टडी करते हैं। यस क्लास, अब हम जो भी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, मैं पहले ही आप सबको बता दूं, ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो जो बैक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसके एमसीक्यूज में ये पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। अगर आप सीबीएसई के क्वेश्चंस देखो, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे ही बेस्ड है। आप ध्यान से सीबीएसई के साइट पे जाके वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखें, आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज देखें, आप देखेंगे कि जो घुमा फिरा के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है, जो ट्रिकी क्वेश्चंस है, खास करके 1 मार्क्स क्वेश्चन, वो इन छोटे छोटे पॉइंट्स में से बने हुए। तो क्लास सिर्फ बड़े बड़े टॉपिक्स करने से कुछ नहीं होगा। अगर बोर्ड एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको हर पॉइंट को, खास करके जो बुक्स में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उन्हें तो आपको बहुत अच्छे से रीड करना है और क्लियर करना है। तो क्लास अब जो हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, प्लीज आप उन पर फोकस करें, क्योंकि ये सभी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास सबसे पहली चीज, जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, अगर हम उसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो इट इज कंसर्न विद कि कितना पैसा ओनर्स फंड में से आएगा, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग से, और कितना पैसा बोरोड फंड में से आएगा, यानी डिबेंचर्स या बैंक लोन से। तो सिंपल से शब्दों में बताया गया है कि फाइनेंसिंग डिसीजन ये देखता है कि कितना अमाउंट ओनर्स फंड से आएगा, कितना अमाउंट बोरोड फंड से आएगा। क्लास डिसीजन लेने से पहले कि कितना अमाउंट आपको किस वाले सोर्स से लेना है, आपको दोनों सोर्सेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अपनी कंपनी को, अपने फर्म को ध्यान में रखते हुए लेने, कि भाई आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या ज्यादा एडवांटेजेस है। ये दोनों सोर्सेज के एडवांटेज डिसएडवांटेज कंपेयर करो एंड देन टेक द डिसीजन। क्लास वैसे तो क्लास 11 में डिटेल में आपने डिबेंचर्स के मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़े हैं, इक्विटी के मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़े हैं, बट फिर भी क्लास 12th के अंदर उनमें से कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स को स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया है, एंड वो मेरिट्स डीमेरिट्स पूरे चैप्टर का बेस है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं वो कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, जो मेन मेरिट्स डीमेरिट्स है जो आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। तो क्लास प्लीज फोकस ऑन दैट। यस क्लास, अब हम मेजर पॉइंट्स पे कंपेयर करते हैं बोरोड फंड्स और ओनर्स फंड को। क्लास आपको पता है जो बोरोड फंड्स है, यानी पर्टिकुलरली जैसे हम बैंक लोन की बात करें या डिबेंचर्स की बात करें, तो ये ना मोर रिस्की है क्लास, इनमें रिस्क ज्यादा है। कैसे रिस्की है ये? क्योंकि क्लास आपको पता है इनके अंदर हमें फिक्स्ड कमिटमेंट है फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट की। आपको पीरियोडिकली फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना ही करना होता है, वेदर द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। सबसे बड़ा रिस्क ही यही है बोरोड फंड में कि आपको फिक्स्ड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो फिक्स्ड है, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो, चाहे आपने लॉस इनकर करा हो, आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको देना ही देना है एट अ फिक्स टाइम। ये दोनों चीजें फिक्स है, इसलिए ये रिस्की है। आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? आप सबको पता है कि जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो या आप बैंक से लोन लेते हो, तो जो इंटरेस्ट आपको पे करना होता है वो आपको करना ही करना होता है, चाहे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो चाहे आप लॉस अर्न कर रहे हो। जिस टाइम पीरियड के लिए आपने लोन इशू करा है या जिस टाइम पीरियड के लिए आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं, उस टाइम पीरियड के एंड पे, मैच्योरिटी पे, आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे रीपे करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डू दिस। लेकिन जो ओनर्स फंड है इस मामले में लेस रिस्की है। कैसे? क्योंकि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उस पे जो कंपनी या फर्म डिविडेंड देती है दैट इज नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं है। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो आप ज्यादा डिविडेंड दे दो, अगर आपको कम प्रॉफिट हुआ है तो आप कम डिविडेंड दे दो, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो डिविडेंड मत दो, इट्स अप टू यू। इसमें कोई फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं है कि आपको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देना ही देना है इक्विटी में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है ज्यादा दो, कम हुआ है कम दो, नहीं है तो मत दो, इट्स अप टू यू।
तो ये एक पॉइंट है। दूसरा, जैसे देखो कंट्रोल, जो बोरोड फंड है इसके अंदर जो कंपनी का कंट्रोल है वो डाइल्यूट नहीं होता, कंपनी के पास ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो आपके डिबेंचर्स होल्डर है उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। डिबेंचर होल्डर्स जो है वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जो कंट्रोल है वो अपना कंट्रोल कंपनी के पास ही रहता है। लेकिन इक्विटी में जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाता है। कैसे डाइल्यूट हो जाता है? कम हो जाता है कंपनी का, क्योंकि आपके जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं क्लास, उन सबको मिलता है वोटिंग। सबको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? वोटिंग राइट मिलता है। वोटिंग राइट का मतलब है कि वो कंपनी की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कंपनी जो भी डिसीजन लेगी, कंपनी जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, कैसा भी डिसीजन लेगी, उसमें इक्विटी शेयर्स की इंटरफेरेंस होती है। तो जो कंपनी का ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कंट्रोल है वो बढ़ जाता है बहुत सारे शेयर होल्डर्स में, वो डाइल्यूट हो जाता है। जबकि डिबेंचर्स में ऐसा नहीं होता। तो दोनों की अपनी एडवांटेजेस हैं, दोनों की अपनी डिसएडवांटेज। जैसे बोरोड फंड है, ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, सबसे सस्ता, सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट है इसकी। आपको पता है ना क्लास कि जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट है, जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, आपको पता है फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? कि जब भी हम किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस को पैसा लेते हैं, जैसे हमने डिबेंचर्स इशू करे, तो डिबेंचर्स इशू करने में इतना खर्चा नहीं आता, फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत कम है। लेकिन आपने पूरा चैप्टर पढ़ा था 11th में, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो कितना खर्चा आता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पहले सेबी से अप्रूवल लो, फिर बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करो, प्रोस्पेक्टस इशू करो, तो बहुत खर्चा है। जो आपका ओनर फंड्स है, जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ रेजिंग मनी फ्रॉम अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि जब आप इक्विटी शेयर इशू करके पैसा रेज करते हो तो उसमें आपका पहले ही खुद बहुत पैसा लग जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है इक्विटी शेयर्स इशू करते टाइम। अगर हम बात करें डिबेंचर्स की या डेट की, तो जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस है थ्रू डिबेंचर्स, थ्रू बोरोड फंड, वो बहुत कम है, ये चीपेस्ट है, ये सस्ता पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको भी पता है कि जो बोरोड फंड्स पे आप इंटरेस्ट देते हो क्लास, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, आपका टैक्स कम हो जाता है। ये कितना बड़ा फायदा है बोरोड फंड का, कि जब आप बोरोड फंड्स पे या डिवेंचर होल्डर को जब आप इंटरेस्ट देते हो, तो जो वो इंटरेस्ट है वो आपका टैक्स डिडक्टेबल, आपका टैक्स जो है कम हो जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर पे जब आप डिविडेंड देते हो, तो जो डिविडेंड है उस पे उल्टा कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? आप देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो टैक्स डिडक्टेबल है, आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। जबकि डिविडेंड जब आप देते हो शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी को टैक्स देना पड़ता है उसके ऊपर। तो दोनों की अपनी एडवांटेजेस हैं, अपनी डिसएडवांटेज है। इसमें कंपनी का कंट्रोल उसके हाथ में रहता है, डिबेंचर्स में कंपनी का कंट्रोल उसके हाथ में। इक्विटी में कंट्रोल बिखर गया, सभी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिल गया। डिबेंचर्स बहुत रिस्की है, आपको फिक्स टाइम पे इंटरेस्ट देना ही देना है, प्रिंसिपल अमाउंट पे बैक करना ही करना है, चाहे आपने प्रॉफिट अर्न करा चाहे आपने लॉस इनकर किया। बट इक्विटी में ऐसी कोई टेंशन, डिविडेंड कितना देना है, देना भी है या नहीं देना है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। तो ये मैंने मेजर बोरोड फंड्स और ओनर फंड्स के आपको मेन पॉइंट्स डिस्कस कर दिए क्लास, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का बेस है, कंप्लीट चैप्टर का बेस है। एंड ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में फाइनेंसिंग डिसीजन में डिस्कस हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्लास, कहते हैं कि जब आप बोरोड फंड्स और ओनर्स फंड को कंपेयर कर ही रहे हो, उनके बीच के जो है आप कंपैरिजन कर रहे हो कि इनमें से कौन सा सोर्स बेटर है आपकी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक चीज और कंसीडर करनी होती है, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क। मैं इसको सेपरेटली क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि 11th क्लास में आपने इसके बारे में सुना भी नहीं था, ठीक है। ये बिल्कुल एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट है कि बोरोड फंड्स और ओनर्स फंड के बीच में जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जब भी आप चूज कर रहे हैं कि मुझे कौन से वाला सोर्स सेलेक्ट करना है, तो क्लास फाइनेंशियल रिस्क को कभी मत भूलना। फाइनेंशियल रिस्क ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन।
अब फाइनेंशियल रिस्क होती क्या है इसको समझते हैं क्लास। ये मैं पर्टिकुलरली स्पेशली क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें फाइनेंशियल रिस्क की डेफिनेशन पे क्वेश्चंस हैं। क्लास नाउ फोकस ऑन दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क? द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क, यानी वो रिस्क कि आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, दैट इज द फाइनेंशियल रिस्क। सपोज आपने डिबेंचर्स इशू करे, आपने पब्लिक से पैसा लिया, 5 years के लिए आपने डिबेंचर्स इशू करे। अब 5 years बाद आपकी कंपनी को इतना लॉस हुआ दैट यू आर नॉट एबल टू पे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन डिबेंचर्स, दैट इज द फाइनेंशियल रिस्क। या आपने डिबेंचर्स इशू करे, अब ईयर एंड पे आपको जो है अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है, बट आपकी कंपनी को लॉस हुआ एंड आपको पता है कि बोरोड फंड पे यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, द प्रिंसिपल अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर यू हैव अर्न प्रॉफिट और लॉस। आपने प्रॉफिट अर्न करा है, लॉस इनकर करा, डजंट मैटर, यू हैव टू पे इंटरेस्ट, यू हैव टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आप नहीं कर पा रहे तो वो क्या है? फाइनेंशियल रिस्क। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, दैट मीन्स आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, आप डिफॉल्टर बन गए हो, उसे फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। तो अगर क्लास में आपको बोलूं कि बोरोड फंड या ओनर्स फंड में से किस में फाइनेंशियल रिस्क होती है, तो आप सब क्लियरली बता सकते हो। अभी हमने डिस्कस करा कि बोरोड फंड्स में फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर आपने प्रॉफिट अर्न करा हो या लॉस इनकर करा हो, आपको पेमेंट करनी है। एंड अगर आपने बहुत ज्यादा लॉस इनकर करा है तो यू वुड नॉट बी एबल टू मेक द पेमेंट, तो वहां पे आ जाती है फाइनेंशियल रिस्क। जबकि ओनर्स फंड में आपको डिविडेंड पे करना एज सच कंपल्सरी नहीं है, और इक्विटी शेयर का जो पैसा जब वापस करना होता है वो होता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। वो तो बहुत बात की बात है। तो क्लास ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, 1 marks में आ सकता है कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इन डेट फाइनेंसिंग। 1 marks में आ सकता है आपका क्वेश्चन कि आउट ऑफ बोरोड फंड्स एंड ओनर्स फंड फाइनेंशियल रिस्क किस में होती है? तो फाइनेंशियल रिस्क किस में होती है? डेट फाइनेंसिंग। एंड व्हाई? बिकॉज देयर इज कमिटमेंट ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल अमाउंट irrespective of the fact that whether the firm has earned profit or incurred loss। मैं बार बार एक चीज को तब रिपीट करती हूँ when it is important to retain that particular point in your mind। ठीक है, तो ये आपको 1 marks के हिसाब से अच्छे से याद रखना है कि डेट फाइनेंसिंग में फाइनेंशियल रिस्क होता है। एंड ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क क्या है वो डिपेंड करेगा कि टोटल जो आपने पैसा मार्केट से उठाया है उसमें से डेट कितना है। The overall financial risk depends upon the proportion of debt in the total capital। कि भाई आपकी कंपनी के ऊपर टोटल फाइनेंशियल रिस्क कितनी है, टोटल फाइनेंशियल रिस्क कितनी है वो डिपेंड करेगा क्लास कि जो आपका टोटल कैपिटल है। मान लो आपकी कंपनी ने टोटल कैपिटल जो मार्केट से उठाई वो 20 lakhs है, और इस 20 lakhs में से 5 lakh आपका डेट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे आपकी फाइनेंशियल रिस्क क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क किसके साथ अटैच है? डेट के साथ। ठीक है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क है दैट इज प्रेजेंट इन डेट फाइनेंसिंग। तो आपका जो डेट है ओवरऑल कैपिटल में इट डिटरमाइंस द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विच फैक्टर डिटरमाइंस द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, या सॉरी विच फैक्टर डिटरमाइंस द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी। तो आपको पता होना चाहिए द प्रोपोर्शन ऑफ डेट, कि डेट कितना है टोटल कैपिटल में, इट डिटरमाइंस द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी। क्लास चैप्टर 9 एंड 10 वो चैप्टर्स हैं जिसमें बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स लूज होते हैं। इनके कॉन्सेप्ट्स पे कोई फोकस नहीं करता, मेन टॉपिक पढ़े जाते हैं और दैट्स इट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शुड फोकस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। ये इजी चैप्टर्स, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। इफ यू विल फोकस तो ये चैप्टर्स इजी है। तो क्लास एंड में कंक्लूजन ये है कि जो फर्म है, अ फर्म नीड्स टू हैव जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ, क्योंकि दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो बेस्ट डिसीजन यही होता है कि जो फर्म है वो दोनों का जुडिशियस मिक्स यूज करे। अ फर्म नीड्स टू हैव अ जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी व्हाइल टेकिंग अ फाइनेंसिंग। जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन करो तो किसी एक पे डिपेंड मत हो जाओ, दोनों का एक जुडिशियस मिक्स आप यूज करो। इज दैट क्लियर क्लास? तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस करा है कि मैं आपको फाइनेंसिंग डिसीजन का पूरा
कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ, क्योंकि क्लास 1 मार्क्स क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आई कांट टेक रिस्क कि मैं इसको शॉर्ट में बता के ना आपको डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाऊँ, फैक्टर्स इफेक्टिव फाइनेंसिंग डिसीजन। नो, स्लो प्रोसीड करो, डिटेल में प्रोसीड करो, ताकि जब आप एंड में रिवीजन करो तो वो बहुत क्विक हो। ऐसा ना अभी आप शॉर्ट में पढ़ रहे हो, एंड में रिवीजन के टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा है सैंपल पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग से जब 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके चलोगे तो यू विल फाइंड ऑल द सैंपल पेपर्स क्वाइट इजी। इज दैट क्लियर? तो क्लास आज का टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज करो, स्टार्ट टू एंड बहुत अच्छे से समझो, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करो, हो सके तो उसके बाद एनसीईआरटी रीड करो। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक क्लास, यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।